अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हाशिम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इसके बाद एक और पार्ट 2 होगा जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया जाएगा। तो सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, द टू स्ट्रेट लाइंस 2x² माइनस 16xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं कंबाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और या इसको जॉइंट इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू इक्वेशन भी कहा जाता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी कहा जाता है। तो इसमें जब याद रखें, आपके पास जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है होती है इक्वेशन, और जो कंबाइंड इक्वेशन होती हैं उसमें कांस्टेंट टर्म तो होगी ही नहीं। मतलब कोई सी भी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास आउट होती है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। आपको नजर आ रहा होगा कि इन तीनों टर्म्स के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, पहली बात। सेकेंडली, जो ओरिजिन से पास आउट होंगी दो इक्वेशन, तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, और वो पॉइंट होगा ओरिजिन, जहां से दोनों लाइन पास आउट कर रही होंगी, जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी। वो दोनों का मीटिंग पॉइंट भी होगा। तो इसका मतलब है वो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या हो सकता है? अब हम देखते हैं कि भाई क्या ये कोइंसिडेंट है। तो कोइंसिडेंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं h² माइनस AB इज इक्वल टू 0। अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये कोइंसिडेंट है। पैरेलल तो नहीं है, हमने पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दो लाइन पास हो रही है ओरिजिन से वो पैरेलल तो किसी सूरत नहीं हो सकती। कोइंसिडेंट पॉसिबल है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। अब सर ये एच ए और बी किस तरह से मिलेगा? बहुत आसान सी बात है, इसको आपने कंपेयर कर लेना है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो कंबाइंड इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो a की वैल्यू 2 है आपके पास, ठीक है भाई, ये a है, ये b है, और h की वैल्यू क्या होगी? इस xy के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करवा दें, क्योंकि 2hxy है। तो 2h को जब 16 से -16 से आप इक्वेट करवाएंगे तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। h की वैल्यू आ गई है आपके पास -8। चलें जी, आपने कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस फॉर्मूले का a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू भी 2, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। तो 64 माइनस 4, जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 60। इसका मतलब है 0 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये कोइंसिडेंट भी नहीं है। हमारे दो ऑप्शन जो हैं वो कैंसिल हो गए। अब बचे दो, या तो परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर लास्ट में नीदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? तो वो होती है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर a और b को ऐड करें और आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन लिख दी है मैंने। तो अगर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस 2, तो ये तो 4 बन रहा है, 0 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बचा है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, नीदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बड़े गौर से सुने आप लोग। जब भी कंबाइंड इक्वेशन की पास बात होगी जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है कंबाइंड इक्वेशंस, तो याद रखें वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, बट वो पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर के लिए कैसे पता लगता है? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि जो x² का कोफिशिएंट है वही y² का कोफिशिएंट एग्जैक्ट होना चाहिए, बट साइन डिफरेंट हो। अगर इधर +2 हो तो इधर -2 हो, ताकि जब दोनों को ऐड करें तो 0 आंसर आ जाए। या इधर -2 हो तो ये +2 हो। तो जनरली हम x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रखते हैं। तो बस याद रखें, अगर ये वाला +2 है तो ये वाला -2 होना चाहिए। अगर इधर +3 है तो यहाँ पर -3 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बन जाएगी वो इक्वेशन।
और कोइंसिडेंट के लिए मैंने आपको बता दिया एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। एच, ए और बी की वैल्यूज को आप निकालें, इस वेब फॉर्मूले में पुट कर दें, और अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो फिर उस सूरत में वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगी। तो यकीनी तौर पे इस एमसीक्यू से आपके 3 से 4 एमसीक्यू डिस्कस हो गए होंगे, जिसमें आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, तो ये बहुत आसान सी बात है। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है, ठीक है। सर्किल के लिए आपके पास एक इक्वेशन होती है जो होती है कुछ इस फॉर्मेट पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वो सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ठीक है। और एलिप्स की क्या फॉर्म होती है वो चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो हम कहते हैं भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये एलिप्स कहाँ होता है, जिसका आपका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। इसी तरह पैराबोला का हो जाता है y इज इक्वल टू 4ax, ये भी ओरिजिन से पास आउट हो रहा होता है। तो ये मैंने आपके पास एलिप्स, सर्किल और पैराबोला, ये ओरिजिन वाले केस डिस्कस किए हैं। और स्ट्रेट लाइन तो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है जी। वैसे पैराबोला के लिए जो इक्वेशन यूज होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और यहाँ तक यकीनी तौर पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट, वही बात है, एवरी इक्वेशन रिप्रेजेंट तो वो स्ट्रेट लाइन होती है, और एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट वो भी आपके पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। एवरी लीनियर के लिए या लीनियर इक्वेशन के लिए बात देखिए। द एंगल फॉर्म्ड y इज इक्वल टू x, जहां पर y और x दोनों इक्वल होते हैं जिन वैल्यूज के ऊपर, तो वहां पर एक लाइन ड्रॉ होती है, तो वहां का एंगल क्या होता है, तो वो एंगल 45 होता है, जहां पर y और x दोनों सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ये वो लाइन होगी जहां पर x और y इक्वल होंगे, यानी कि ये 0.00, फिर ये 11, फिर ये 22, ये 33, ये 44, ये 55। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 45 होगा, क्योंकि 0 और 90 का बाइसेक्ट हो जाएगा ये क्वाड्रेंट, तो ये वाला एंगल 45 एंगल होगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है कोई लाइन, तो वहां पर भी एंगल 45 ही होता है। बहरहाल यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव देन इट्स इंक्लिनेशन विल बी। इंक्लिनेशन की बात होती है तो समझ लें आप एंगल की बात हो रही है। तो अगर स्लोप आपके पास पॉजिटिव है तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्यों होगा एक्यूट एंगल, देखिए अगर स्लोप पॉजिटिव है तो बेसिकली जब एंगल की बात होती है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्यूट एंगल होता है ना, 0 से लेकर 90 तक, तो 90 से छोटे छोटे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, साइन भी, कोस भी, सेक भी, कोसेक, कोट, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो आप टेंजेंट का कोई सा भी एंगल पुट करेंगे आप तो पॉजिटिव आएगा स्लोप आपका। अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता ही नहीं है, नेगेटिव होता है, तो वो एंगल फिर नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्यूट एंगल सही माना जाएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपके पास जो एमसीक्यूज है वो ये है, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। अब ये चार ऑप्शन जो है ना, इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ मैं। अगर लिखा हुआ हो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, तो इसका मतलब होता है टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी लाइंस, टू इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट लाइंस, राइट। मतलब दो डिफरेंट इमेजिनरी लाइंस होंगी अगर लेस देन 0 है।
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, हमें टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन की बात की गई थी, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 के ऊपर बात है। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, तो अभी बताई थी ये बात, कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है। और a प्लस बी इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो ये होता है इमेजिनरी लाइंस, ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, ये है कोइंसिडेंट लाइन और ये है परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन। तो ये चारों ऑप्शन से 4 एमसीक्यू आपके डिस्कस हो गए। अच्छा जी, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, आपको एंगल बताना है। अब सिंपल मैंने आपसे कहा है कि अगर जब एंगल निकालना हो और एक इक्वेशन गिवन हो तो आप क्या करें, आप स्लोप ले सकते हैं कि इक्वेशन से। स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई और माइनस ए अपॉन बी, तो ये बन जाएगा माइनस 7 अपॉन 3, यानी कि m इज इक्वल टू होता है टेंजेंट थीटा, और m की वैल्यू बन रही है माइनस 7 अपॉन 3। मैंने बता दिया वो कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि माइनस ए अपॉन बी। और थीटा को यहीं रखें, टेंजेंट को यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा, आपको नहीं चले एक इससे बढ़ाई है, टेंजेंट थीटा लिख दीजिए यहाँ पे। और आपको बात समझ में आ ही गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप थीटा को यहाँ रखेंगे इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, राइट, टेन इनवर्स और माइनस का 7 अपॉन 3। चलें, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में इस तरह से भी दिया जा सकता है जैसे दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स माइनस 7 अपॉन 3, ये वाला ऑप्शन ठीक है, या सिंपल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3, इस तरह से भी दे सकते। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है वो किस तरह से आपको ऑप्शन गिवन है, राइट। तो यहाँ तक तो यकीनी तौर पर बात समझ में आ गई होगी, आपको आगे बढ़ते हैं। If two linear equations have the same coefficients of x and y, then lines are parallel. अगर दो लीनियर इक्वेशन के x और y के कोफिशिएंट सेम हो विद साइन, तो फिर हम उनको कहते हैं पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर के लिए होता ये है कि x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और उनके दरमियान की साइन भी चेंज होती है। लेट्स सपोज x का कोफिशिएंट है 2 और y का कोफिशिएंट है 3, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y, कॉन्स्टेंट कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x प्लस 3y। तो दूसरी इक्वेशन लाजमी तौर पर 3x माइनस 2y होनी चाहिए। कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ, यहाँ पर 3 था, तो अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2 था तो x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, ऊपर प्लस था तो नीचे फिर माइनस की साइन आ जाएगी, तो वो फिर परपेंडिकुलर लाइन होती है। आगे एमसीक्यू आएंगे वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे मजीद। तो ये पैरेलल इसका सही ऑप्शन है। The distance of the point 0, 0 to a line 3x minus 4y minus 4 is equal to 0. तो ये टॉपिक है the distance from point to a line, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस देखने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ax प्लस by। ये मैं आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा इससे, ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको टॉपिक याद आ गया होगा यकीनी तौर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए के अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब देखें भाई, ये वाली जो चीज है ना, ये ए है, यानी कि 3 की वैल्यू है ए, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू भी है -4, एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की वैल्यू भी है 0। अब सिंपल नहीं, कुछ भी काम नहीं करना आपने, बहुत आसान काम है, मैंने फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको टॉपिक रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो इसकी आसान से ट्रिक बताता हूँ। जब कभी भी ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो ना, तो ये ए और बी वाले दोनों कोफिशिएंट को खत्म कर दो, ऊपर क्या बच रहा है -4,
अब मॉडुलस का काम ही होता है पॉजिटिव बनाना। अब +4 और -4 से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कुछ भी उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो एज इट इज आप ऊपर लिखें, डिनोमिनेटर लगाएं, और ये जो 3 और 4 है ना, इनका स्क्वायर कर लें, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 हो जाएगा 25। 25 को अंडर रूट में रखेंगे तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास आंसर आ गया भाई 4/5। ये वाला आंसर सही माना जाए। फिर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से किसी लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है, मैं लफ्ज यूज करूं ओरिजिन, यानी कि x और y 0 0 हो। अगर x और y 0 0 नहीं है तो फिर यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और y की जगह पर y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये a है, ये b है और ये c है। ये स्पेशल केस है कि अगर ओरिजिन से एक लाइन तक का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो जो भी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म है उसमें साइन को आपने इग्नोर कर देना है, पॉजिटिव रखना है, चाहे वो प्लस में या माइनस में, आपने प्लस में रखना है अपॉन। अब ये जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट बचे हुए हैं इनके ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर लें। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5, तो ये 4/5 आंसर आ जाएगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। Two straight lines represented by ax square plus 2xy plus by square is equal to 0 will be coincident if। तो ये भी कंबाइंड इक्वेशन की फॉर्म है जो कि ओरिजिन से पास आउट होती है। तो a plus b is equal to 0 मैंने बताया था परपेंडिकुलर लाइन है, a is equal to b तो ये कोई कंडीशन नहीं है। h square plus ab is equal to 0 ये कंडीशन है आपके पास कोइंसिडेंट की। सॉरी ये नहीं है, h square माइनस ये वाली नहीं है, h square माइनस ab is equal to 0 ये वाली कंडीशन है। h square माइनस ab is equal to 0 ये कंडीशन है कोइंसिडेंट की, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस ab। अगर वो 0 के इक्वल आते तो वो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर वो रियल लाइन होती है, और लेस देन 0 आते तो वो इमेजिनरी लाइन होती है। मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर आपसे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात है, आपसे कहा जा रहा है द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट इफ। तो कोइंसिडेंट में होता है h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। तो अगर माइनस ए बी को इज इक्वल टू के वहां भेजेंगे तो ये प्लस का ए बी हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये वही वाली बात आ गई। अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बना दो और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बना दो, उसके बीच की साइन चेंज कर दो। यानी कि 4x प्लस 5y है ना, तो ये हो जाना चाहिए 5x प्लस की साइन है बीच में तो माइनस की साइन, और 4y, x का कोफिशिएंट 4 था तो y का कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 5x माइनस 4y वाली कौन सी इक्वेशन, 5x प्लस 4y, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। 4x प्लस 5y ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। 5x माइनस 4y ये वाला ऑप्शन ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट कुछ भी हो। और माइनस 5x माइनस 4y ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आपने देखा, देखते ही आप आंसर बता दोगे, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस इक्वेशन को निकाल, परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है कि आपने x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बना दिया और y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बनाया और बीच की साइन चेंज कर दी, प्लस है तो माइनस, लेट्स सपोज यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं इधर प्लस कर देता। तो आई थिंक ये वाली ट्रिक भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और फिर से आपके पास इसी तरह के कुछ एमसीक्यूज हैं। द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू। तो बहुत आसान सी बात है, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। द लाइन 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर। फिर से वही बात है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा जी, द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 6 परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो फिर 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्यों कह रहा हूँ 3x माइनस 2y, ये 3 वाला x के साथ चला जाएगा और ये 2 वाला y के साथ, और साइन चेंज हो जाएगी। The equation of the line perpendicular to 2x plus 3y, तो 3x minus 2y, 3x minus 3x minus 2y, कोई से भी कांस्टेंट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं।
हटा के इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो कहाँ चले गए? तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस तो हो गई थी हमारी, यहाँ तक हो गया था काम। चलें जी, ये वाला एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है जनाब, इफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 3x minus y plus 5 is equal to 0, then the point 1, 2 lies। आपको ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन से कहाँ पर है, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पर है इस पॉइंट की। या तो वो अबव द लाइन हो सकता है, या वो बिलो द लाइन हो सकता है, या वो ऑन द लाइन हो सकता है। ठीक है, अब मामला क्या, अब जिसे देखें चौथा पॉइंट कितना अजीबोगरीब है, ऑन बोथ साइड ऑफ द लाइन। तो एक पॉइंट लाइन के दोनों साइड पे हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। बहरहाल इन तीन की कंडीशन समझने के लिए आपको पहले बात ये समझनी है कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी, सबसे पहले उसके y के कोफिशिएंट को लाजमी तौर पे पॉजिटिव बनाना है आपने। अगर वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आपको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इन तीनों टर्म्स को इज इक्वल टू के वहां शिफ्ट कर दें, या -1 से मल्टीप्लाई करा दें बोथ साइड पर, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का y वहां जाके हो जाएगा प्लस का y, और प्लस 5 वहां जाके हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दें, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बन जाएगा -3, y की जगह पर 2 पुट कर दूंगा तो प्लस का 2, और -5 एज इट इज। -5 -3 -8 -8 प्लस 2 -6। अब ये जो -6 है ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 आ जाए तो फिर आपने कहना है बिलो द लाइन। अगर इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करने से आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाता, यानी कि ग्रेटर देन 0, तो फिर आप कहते हैं अबव द लाइन है। और पॉइंट को पुट करने से आपके पास आंसर इज इक्वल टू 0 आ जाता, तो फिर आपने कहना था ऑन द लाइन है। तो तीन कंडीशन सीखी है हमने, तीन एमसीक्यूज क्लियर हो गए हमारे। सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट पुट कर देते हैं और वो y को पॉजिटिव बनाते ही नहीं। x भले नेगेटिव होता है, होने दो, y को पॉजिटिव बनाना है आपने। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को गौर से देखना है, क्या y का कोफिशिएंट नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के बाद फौरन इस पॉइंट को पुट कर दें। अगर उसका आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे अबव द लाइन। और अगर उस पॉइंट को पुट करने से उस लाइन का आंसर लेस देन 0 नेगेटिव आ गया, तो हम कहेंगे बिलो द लाइन है। और इस पॉइंट को उस इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर 0 आ गया, तो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑन द लाइन है। ठीक है जी, तो ये बहुत आसान सी बात थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 0 0 2 0 एंड 0,4। अब इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाते हैं। मैं अमूमी तौर पे ये वाला फॉर्मूला पढ़ाता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ x2 x1। सेकंड रो में आ जाए तो फिर हम कहते हैं y2 x3 x1, और y2 y1 y3 y1 इज इक्वल टू 0, और हाफ से मल्टीप्लाई भी कराना होता है, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। बट मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, एक नंबर के लिए आपको वो इतना बड़ा सॉल्यूशन करने के लिए तो देंगे नहीं, तो कोई ना कोई तो राज छुपा हुआ होगा इस एमसीक्यूज में। जब कभी भी ओरिजिन एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट ऐसा हो कि जिसका एक्स की वैल्यू हो बट वाई 0 हो, और तीसरा पॉइंट ऐसा हो जिसमें एक्स 0 हो वाई की वैल्यू हो। क्या मतलब, एक ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों 0 हो, दूसरा पॉइंट जिसके अंदर एक्स की वैल्यू हो बट वाई 0 हो, और तीसरा पॉइंट जिसमें एक्स 0 हो वाई की कोई वैल्यू हो। तो इस तरह के तीन वर्टेक्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के ये तीन पॉइंट्स का एरिया निकालना बहुत आसान होता है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है, सिंपल, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, या 4 2 जा 8, 8 को 2 से डिवाइड करा दो, यानी कि इनका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज यहाँ पर 3 होता, या यहाँ पर 5 होता, या 8 कर लो, 3 8 जा 24,
2 से डिवाइड करो तो 12 आंसर आ जाता। बस इतनी सी बात है। द स्लोप ऑफ अ लाइन ax minus by minus is equal to 0। तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालने का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो हो जाएगा माइनस a अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा माइनस b, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस ऊपर आएगा और b के y का कोफिशिएंट तो नेगेटिव है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट, a अपॉन b इसका सही आंसर है। समझ में आ गई बात? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? एक इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस से कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? माइनस a कोफिशिएंट ऑफ y माइनस b, ऑलरेडी साइन जो भी होगी वो एज इट इज आएगी, तो माइनस माइनस कैंसिल a अपॉन b। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके मजीद जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं, क्योंकि ये टॉपिक अब डिफरेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।